हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की जो एसएसटी की क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम कंटेंट और साथ में पैडागोजी मतलब जो 60 नंबर का पूरा एसएसटी होता है ना, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। पेपर देखते हैं। कथन और कारण दो चीजें दी हुई हैं और ये सीटेट का फेमस क्वेश्चन है। अभिकथन में लिखा हुआ है कि पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिनों में सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, ठीक है। और कारण लिखा है कि सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी एक सीध में होते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी ये एक सीध में होते हैं और सूर्य एवं चंद्रमा, मान लीजिए ये सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंचे ज्वार आते हैं। क्या ये बातें सही हैं? अगर आपने डिटेल में कभी पढ़ा हो, और ये तो हम एनसीईआरटी की किताब में ही देखते हैं, एकदम लाइन टू लाइन लिखी हुई है। ये बात एकदम सही है और ये सही व्याख्या करता है और ये फैक्चुअल क्वेश्चन भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट। हमेशा याद रखो, जब भी पूर्णिमा और अमावस्या का दिन होता है ना, सबसे ऊंचा ज्वार इसलिए उठता है क्योंकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या होते हैं? एक सीध में होते हैं और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ऊंचे ज्वार उठते हैं। तो दोनों बातें सही है। कॉपी में नोट करते जाओ, जो आपको ना आए फास्ट करने की कोशिश करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि निम्न में से कौन सी स्थायी पवनें नहीं है। अब देखिए, परमानेंट विंड्स पूछ रहा है कि इसमें से परमानेंट विंड कौन सा नहीं है। तो एक छोड़ के बाकी तीनों तो होंगे ही, तो आपको मतलब इसका राइट आंसर भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसका राइट आंसर होगा मानसूनी पवनें, मानसून विंड्स। ये क्या है? ये हमारी परमानेंट विंड नहीं है। तो क्या है हमारी परमानेंट विंड, मतलब स्थायी पवनें क्या है? तो वो है हमारा पश्चिमी, पूर्वी एंड व्यापारिक। तो ये भी नाम याद रखिए, ठीक है, ताकि ये तीनों अगर आपको पता होगा ना कि पश्चिमी, पूर्वी और व्यापारिक जो है स्थायी पवनें हैं, तो मानसूनी पवनें आप आराम से निकाल लोगे कि ये हमारा नहीं है। तो तीसरा इसमें सही हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये। चलिए, अब ये देखिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वायुमंडल से कभी क्वेश्चन ना पूछा जाए, और शायद ये आसान भी है। थोड़ा सा आप क्या करो ना, अगर जिसको अच्छे से ना दिखाई दे रहा हो, थोड़ा सा आप क्वालिटी बस बढ़ा लीजिएगा, 240 कर लीजिए, 360। इसमें आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है एटमॉस्फेयर का, कि क्योंकि आपको पता है एटमॉस्फेयर का हमारा एक ऑर्डर होता है, स्टार्टिंग टू लास्ट। ये ऑर्डर बस याद रख लो। एक ट्रिक बता देती हूं, उसी से याद रख लेना, निमोनिक्स बना के। सबसे पहले देखिए क्या होता है हमारा। सबसे पहले होता है, मैं इसमें बता देती हूं, ट्रोपोस्फियर, फिर स्ट्रेटो, फिर मीजो, फिर थर्मोस्फियर। इसको रटना पड़ेगा। तो देखिए, इसका निमोनिक्स बना लेते हैं। हमारा इसका राइट आंसर आपको पता ही है कि वो है तो ये वाला, तो टी, एस, एम और टी। अब देखिए, आप टीएस एमटी से याद रख लो, टीएस एमटी। टी से हमारा हो गया ट्रोपो, एस से हो गया स्ट्रेटो, एम से हो गया मीजो एंड टी से हो गया थर्मोस्फियर। बहुत आसान है। और आप मेरे को क्वेश्चन बताइए कि जो एरोप्लेन वगैरह हैं वो इसमें से कौन से लेयर में चलते हैं, ठीक है। ये कमेंट में करो आंसर इसका, क्योंकि ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो राइट आंसर ये है। और एक क्रम में ये भी पूछता है कि सबसे निचला वाला लेयर किस लेयर जो है उसका क्या नाम है, तो उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। ये भी पूछ लेता है। चलिए, अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है कि किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियों में घर जो है पास पास बने होते हैं, मतलब एकदम से पास बने होंगे, ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगा। तो ये किस प्रकार की बस्तियों में होते हैं? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जहां पे एकदम कॉम्पैक्ट होगा, जहां की बस्तियां एकदम कॉम्पैक्ट सघन होती हैं, वहीं पर। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। तो यहां पे जो घर होते हैं ना, बहुत पास पास बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्चिंग। ये मल्चिंग क्या होता है पलवारने, मैं आपको बताती हूँ। ये मान लीजिए मिट्टी है, और आपने देखा होगा कि गांव में, अगर आपने देखा हो खेत वगैरह में आप जाते होंगे जहां पे खेती होती है, तो वहां पे कुछ मिट्टियां एकदम से लसलसी, एकदम से नमीदार होती हैं। तो ये मल्चिंग क्या करता है? ये मिट्टी को नमी बनाए रखने में सहायक है, ठीक है। मल्चिंग का मतलब ये होता है कि जैसे खाना है, आप उसको एकदम से बहुत चबा चबा कर खाते हैं, तो उसमें आप क्यों बोला जाता है कि हम चबा चबा कर खाएं? ताकि वो एकदम से गल जाए, तभी तो हम उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं आसानी में। हमको ऐसे निगलना नहीं चाहिए। सेम वैसे ही मिट्टी जो होती है उसकी नमी बनाए रखने में मल्चिंग जो है, वो पलवारना जिसे बोलते हैं, सहायक होता है। इसीलिए इसकी जरूरत है। सो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। बाकी और तीनों में से कुछ नहीं होता है। मल्चिंग का सेम मतलब यही है। इट हेल्प्स इन रिटेनिंग, मतलब ये क्या करता है ना, मिट्टी के जो मॉइस्चर होते हैं ना, उसको एकदम पकड़ के रखता है, रिटेन करके रखता है, ठीक है। आसान था ये तो।
चलो, नहीं वाले क्वेश्चन पे हमेशा ध्यान रखना है। खनिजों मतलब मिनरल्स के संदर्भ में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो देख लेते हैं। खनिजों का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, ये तो बात सही लिखा है, और ये प्राकृतिक रूप से ही तो बनाए जाने वाले पदार्थ हैं, ये तो आप पता ही है आपको। पूरे स्थान में समान बराबर रूप से फैले होते हैं। आप मुझे बताइए, क्या खनिज है, मान लीजिए पूरा खेत है और ये पूरा जगह है, क्या यहाँ पर हर जगह मिनरल सेम अमाउंट में होगा? ऐसा पॉसिबल है? आप मुझे बताइए। बिल्कुल भी नहीं, ये एकदम गलत है। और किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा चट्टानों के गठन में पाए जाते हैं, ये भी बात सही है। तो गलत वाला आप समझ गए होंगे, और ये बहुत आसान क्वेश्चन है, एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछा था सीटेट ने बस। इसमें पूछा है कि विच इंडस्ट्री इज द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। फैक्चुअल क्वेश्चन है, रट लो कि कौन सा उद्योग जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम उद्योग है, तो वो है हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। आप मुझे बताइए, कॉटन जो है सबसे ज्यादा हमारे इंडिया के किस स्टेट में उगाए जाते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं पता हो तो गूगल कर लो, ऐसा करने से आपको याद रहेगा, और ये पूछा हुआ है। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि सबसे ओल्डेस्ट इंडस्ट्री मतलब पूरे वर्ल्ड में कौन सी है, तो वो है हमारा कपास, जिसे हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बोलते हैं। चलिए, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ठीक है, और दोनों को पढ़ो, और अगर आपको दोनों बातें सही लगती हैं तो हमारा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए, लिखा है कि एक पद होता है जो राज्य और सरकार का अंतर जो बदल है वो नहीं किया जा सकता है। राज्य और सरकार का हम अंतर बदल नहीं कर सकते हैं। और बी लिखा है कि सरकारी कानूनों के प्रबंधन और उन्हें लागू, सरकार जो है वो कानून के प्रबंधन और उन्हें, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, उन्हें लागू करने के लिए उत्तरदायी है, जबकि राज्य एक ऐसी राजनीतिक संस्था है जो उन प्रभुत्ता संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्होंने एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार रखकर रखा है। अगर आप इसका राइट आंसर पूछेंगे तो दोनों बातें एकदम सही लिखी हैं, ए और बी दोनों सही है। कैसे, वो सुनिए, एक बार इंग्लिश में भी देख लीजिए। देखिए, मैं आपको बताती हूं, हम एक टर्म होता है स्टेट, जिसमें हम सब किसी ना किसी स्टेट में रहते हैं, और एक हमारा गवर्नमेंट होता है, सरकार। ये कांट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली, मतलब आप इसको अंतर बदल हम नहीं, मतलब इसको नहीं किया जा सकता है कि राज्य और सरकार का हम अंतर बदल कर दें, ठीक है। बाकी आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट जो होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है ना, चाहे कोई भी नियम लागू करना हो, कानून बनाना हो, उसके लिए कौन है रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज। अगर आपको लॉ जो है लगाना है तो इसमें भी तो सरकार ही रिस्पॉन्सिबल है, इतने तो आप जानते ही हैं जो भी चीजें होती हैं। वेयर एज द स्टेट क्या करता है, वो एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है। मान लीजिए जैसे राज्य सरकार में आपने चुनाव देखा होगा, वो क्या होता है, एक वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है दैट रिप्रेजेंट अ सॉवरेन पीपल हु ऑक्युपाई अ डिफिनिट टेरिटरी। तो वो मतलब उनका केवल एक निश्चित क्षेत्र पर अधिकार होता है, ठीक है ना। राज्य का ये बात याद रखना कि राज्य का केवल एक निश्चित क्षेत्र पर ही अधिकार कर रखा है जो उन प्रभुत्ता संपन्न लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। तो दोनों बातें एकदम सही लिखी हैं। चलिए, पॉलिटी के क्वेश्चन है तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। ये देखिए, दोनों कथन है, कथन ए और कथन बी। इसमें लिखा है कि केरल और लद्दाख की भौगोलिक विशेषताएं भिन्न हैं, किंतु इनका इतिहास समान सांस्कृतिक प्रभाव का साक्षी रहा है। इतिहास तथा भूगोल अक्सर क्षेत्र विशेष के सांस्कृतिक जीवन से बंधे होते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, तो देखिए इसका राइट आंसर दोनों एकदम सही है। अरे आपने देखा ही होगा ना, लद्दाख तो एकदम से कोल्ड डेजर्ट है, और केरल, क्या दोनों के जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो अलग नहीं है? अलग हैं, बट इनका इतिहास जो है वो समान सांस्कृतिक प्रभाव का साक्षी रहा है। वहीं पर इतिहास और भूगोल किस लिए हम यूज करते हैं, अक्सर क्षेत्र विशेष के पता चलता है हमको इससे कि पहले के लोग कैसे रहते थे, उनका सांस्कृतिक जीवन कैसा था, ये सारी चीजें आपको इन दोनों से पता चलती है। तो दोनों बातें सही लिखा है, ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। वैसे एसएसटी में थोड़ा सा बस दिमाग लगाकर आप पढ़िए, आपके क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और ऑफलाइन पेपर पे कैसे करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, आपके पास आप तुरंत पेपर रहेगा आपके पास, अगर आपको लगता है कि मतलब क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो मान लो आपको ये पता है कि पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, तुरंत काट दो, दूसरा भी तुरंत काटो, तो 2 आपको एकदम क्लियरली मिल जाएगा। तो यहां पर ना गलत होने के चांसेस कम रहते हैं। ऐसा आप जरूर करना क्योंकि आपके हाथ में पेपर होगा।
चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। एक संगठन जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं या फिर कोई एजेंसी है जिसके द्वारा कोई राजनैतिक इकाई अपने प्राधिकरण का प्रयोग करती है और नागरिकों के कार्यों पर नियंत्रण रखती है, मतलब जो सिटीजन्स है ना उनके एक्शंस पे कंट्रोल रखती है, वो क्या है? कैबिनेट, पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, जुडिशरी। आप बताइए इसका राइट आंसर। आप सब जानते हैं कि कंट्रोल कौन रखता है? सरकार ही तो रखेगा ना, और कौन रखेगा? जानते भी हैं जब भी कुछ होता है तो सरकार तुरंत अपना जो है कंट्रोल जो है वो कर देती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। ये भी आसान क्वेश्चन है। चलिए ये हमारा है 121। देखिए इसमें क्या है, दोनों ऑप्शंस पढ़ना है, उसके बाद से ही सही डिसीजन लेना है। सबसे पहले आप ऑफलाइन तरीके से कर रहे हैं। नए कृषि बिलों के खिलाफ किसानों के संघर्ष आप जानते ही हैं, जिसे केंद्र की सरकार ने 2021 में वापस ले लिया था। इसका तो आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ो। लिखा है पहला कि लोकतांत्रिक सरकार संरचना में लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं और अपनी असहमति दिखाते हैं। जी हाँ, डेमोक्रेटिक आप किसको बोलते हैं? जहां पर मैं अपनी बात रख सकूं, मतलब मेरा ओपिनियन रख सकूं, मेरे बोलने पे मतलब कोई ऐसा बंधन ना हो कि मैं बोल ना सकूं, उसी को तो बोलते हैं ना लोकतांत्रिक सरकार संरचना। कि अगर कोई चीज पसंद नहीं आती है तो हम विरोध कर सकते हैं और मैं अपनी असहमति दिखा सकती हूं, बट रियलिटी में आप जानते हैं क्या होता है। बट हम क्वेश्चन पे देखते हैं। सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। क्या यह बात सही लिखा है कि सरकार ने क्या किया? गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ा डिसीजन बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल। आप इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए दोनों बातें एकदम सही लिखी है, क्योंकि आप जानते हैं ये बात भी एकदम सही है। रियलिटी की बात छोड़ दीजिए, बट जो हमारा लिखा हुआ है संविधान में कि हम डेमोक्रेटिक में रहते हैं, हम अपनी बात रख सकते हैं, और सरकार ने अपना डिसीजन इसलिए बदला क्योंकि वो हम चुनते ही है ना, उनको अपने लिए ही तो चुनते हैं। उनको चुनता कौन है? वोट कौन देता है उनको? हम आम नागरिक ही देते हैं। बात एकदम सही लिखा है। तीसरा हमारा राइट हो जाएगा। और ये देखिए ऐसा क्वेश्चन सीटेट ने पूछा है अभी। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको दोनों पढ़ना है, सेम वैसा ही है। फिर एक चीज बता दो क्या चीजें सही हैं। कथन ए लिखा है खेतिहर मजदूरों को कम मजदूरी पर काम करना पड़ता है, ये मजदूर साल भर कमाई करते हैं। वाह क्या बात लिखा है। यहां पर लिखा है कि ये कम मजदूरी पर काम करते हैं, और क्या ये अगर कम मजदूरी पर काम कर रहे हैं तो आप मुझे बताओ क्या ये साल भर कमाई कर लेंगे? दोनों बातें कितना कॉन्ट्राडिक्ट हैं, एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं हो रहा है। ए तो एकदम सही है बट आर एकदम सरासर गलत है, कारण एकदम गलत है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन 123। निम्न में से कौन सा विकल्प स्वरोजगार का एक उदाहरण है? सेल्फ एम्प्लॉयड। आप जानते ही हैं स्वरोजगार क्या होता है, और आजकल तो ये सारी चीजें चल भी रही हैं कि लोग अपना खुद का रोजगार करना चाहते हैं। तो स्वरोजगार का एक उदाहरण इसमें से आपको बताना है। चलो देखते हैं। जमींदार के घर काम करती हुई एक खेतीहर मजदूर, ये कौन सा स्वरोजगार है? ये तो किसी और के घर पे काम कर रही है। स्वरोजगार तो वही हुआ ना कि मैं अपना खुद का कुछ खोलूं, छोटा ही हो। जैसे कि आजकल आप देख सकते हैं कि बहुत से लोग छोटी छोटी स्टार्टअप जो है अपना खुद का स्टार्ट कर रहे हैं। आंगनवाड़ी, ये तो सरकार ने भर्ती कराई है। गांव के एक विद्यालय की एक शिक्षिका, आप शिक्षक बन जाएंगे या शिक्षिका बन जाएंगे तो क्या ये आप खुद से आपने रोजगार क्रिएट किया है? जी नहीं, ये तो सरकार ने निकाली है वैकेंसी। ये बात और है कि वैकेंसीज आ नहीं रही हैं। शहर के बाजार में मछली बेचती एक महिला, ये है रोजगार खुद का। आपको जो चीजें सही लगती हैं, आपको लगता है कि मुझे सब्जियां बेचनी चाहिए, मछली बेचना चाहिए, सब रोजगार ही तो है, स्वरोजगार है, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो बहुत आसान था। 4 क्वेश्चन है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखिए 124। बस आप सभी का सपोर्ट रहेगा, हर दिन क्वेश्चन आते रहेंगे। आज 1000 लाइक्स तो कर दीजिए प्लीज। देखिए 2 कथन दिया हुआ है, फिर से अभिकथन और कारण, दोनों को पढ़ो और बताओ क्या बात सही लिखा है। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आंसर देते जाइए। देखिए क्या लिखा है। पहला देख लेते हैं। जनमत को प्रभावित करने के लिए संचार मीडिया द्वारा मौजूदा तय किया जाना। संचार माध्यम जिसे मीडिया बोलते हैं कि व्यावसायिक घरानों से निकट संबंध है। आप बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बात तो दोनों एकदम सही लिखी है, क्योंकि जो जनमत है उसको प्रभावित कौन करता है? ये मीडिया, ये जो मौजूदा तैयार करने वाले हैं, और मीडिया का व्यावसायिक घरानों से निकट संबंध है। बात तो सही लिखा है बट इसके संबंध में ना ये रीजन गलत दिया हुआ है, रीजन गलत दिया है। बात दोनों अपनी जगह पे सही है बट कारण उसने गलत दे दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ये कि ए और आर दोनों सही है, तथा आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं है। तो दूसरा हमारा सही हो जाता है।
कुछ लोग जनमत नहीं समझ पा रहे होंगे तो देख लीजिए क्या होता है जनमत। द सेटिंग ऑफ एजेंडा बाय मीडिया इज टू इन्फ्लुएंस द पब्लिक ओपिनियन। मीडिया क्या करती है ना, अपने हिसाब से आपका ओपिनियन चेंज कर देगी। आपने देखा होगा आजकल क्या होता है, ये जो महिला पहलवान है उनके बारे में कितना आपने देखा होगा, ये मीडिया में कभी आता है? बिल्कुल भी नहीं आता है। ये लोग बस धर्म के नाम पे लोगों का ओपिनियन चेंज कर देते हैं। बात एकदम सही लिखा है। मीडिया हैज क्लोज रिलेशनशिप विद बिजनेस हाउसेज। जो बड़े बड़े ये जो अमीर लोग होते हैं इनका कितना रिलेशन, मतलब उससे कितना क्लोज रिलेशन होता है। उनके खिलाफ वो कुछ दिखाते ही नहीं है, फालतू की चीजें ज्यादा दिखाते हैं। बट ये बात तो सही लिखा है, बट ये इन्फ्लुएंस मीडिया ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन की बात नहीं करके इन्होंने बिजनेस हाउसेस की बात कर दी, इसी वजह से ये गलत हो गया है। वैसे दोनों बातें सही लिखी हैं, इसलिए दूसरा सही है। समझ गए? काफी अच्छे से आपको समझना होगा एक एक क्वेश्चन। चलो अब ये क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा समाज में लैंगिक असमानता और भेदभाव का स्रोत हो सकता है। आपको पता है जेंडर इक्वलिटी बस नाम का है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और आप जानते हैं क्या हाल हो रहा है। जेंडर इन इक्वलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब सोसाइटी में जो भेदभाव, आज भी चाहे कितने भी लोग मॉडर्न बन जाए, आज भी बहुत से लोग जो हैं उनका यही ओपिनियन रहता है कि लड़के जो है इंजीनियर बनेंगे, लड़कियां डॉक्टर बनेंगी, मैथ में लड़के अच्छे होते हैं, लड़कियां नहीं, घर के काम जो है फीमेल करेंगी और मेल जो है बाहर का, आप सब जानते हो। ठीक है, तो इसका स्रोत क्या हो सकता है? ये जो समाज में जो जेंडर इनइक्वालिटी है और एक जो डिस्क्रिमिनेशन है, एज अ टीचर, आप टीचर बनोगे, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? वो इसका राइट आंसर बताइए। पहला लिखा है कि महिलाओं और पुरुषों के काम को अलग अलग महत्व देना, अभी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। बालिका शिक्षा के लिए प्रावधान, अच्छा, प्रोविजन ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, अगर आप गर्ल्स एजुकेशन को अच्छे से रखोगे तो ये तो पॉजिटिव चीज हो गई। हमें तो बताना है ना कि कहां से ये सारी चीजें निकलती हैं, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। दूसरा तो हो ही नहीं सकता है। दहेज प्रथा को कम करना, अगर आप दहेज प्रथा को कम करेंगे तो जी हाँ, जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये बात भी सही लिखा है। उसके बाद से लिखा है कि विद्यालयों में लड़कों और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय, ये बात तो सही लिखी है, होना भी चाहिए। बट हमारा मतलब क्या है कि लैंगिक असमानता भेदभाव क्यों हो रहा है? क्योंकि महिलाओं और पुरुषों के काम को समाज ने अलग अलग महत्व दे दिया है। समाज में अगर एक लड़की है, उसकी शादी हो जाती है किसी भी लड़के से, तो हमेशा से जॉब जो है लड़कियों को ही छोड़नी पड़ती है। क्यों? क्योंकि लड़कियां घर का काम देखेंगी, ये होता है। और ये सारी चीजें सोसाइटी ही महत्व ऐसा दे देती है। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी राइट। चलिए, तो इस बात पे एक लाइक तो कर दीजिए आप सब। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान का, पॉलिटी का क्वेश्चन है, ध्यान से करना। निम्न में से संविधान की प्रस्तावना में, मतलब जो हमारा प्रियम्बल है, उसमें पाए जाने वाले कौन से सिद्धांत इन चारों में से वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित करते हैं? ये नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वाला ही बताना। इसमें क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स फाउंड इन द प्रियम्बल, हमारा जो प्रियम्बल है उसमें क्या चीजें आपको मिलती हैं इन चारों में से जो कि डिस्करेज करता है डिसहार्मोनी एंड कम्युनलिज्म, जो हमारे वैमनस्य और सांप्रदायिकता को हतोत्साहित करता है? इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक। ये बहुत कंफ्यूजिंग करने वाला है। तो आप सब जानते हैं, आप मुझे बताइए कि जो डिसहार्मनी है, जो हम हमेशा कम्युनल पे चीजों पे काफी बहस होती रहती है, ये इन चारों में से कौन सा? इक्वालिटी होगा तो कभी होगा ही नहीं, आप जानते हो। स्वतंत्र, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 फ्रेटर्निटी। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है आज के समय में, भाईचारा। तो ये क्या है? इसमें पूछा था ना संविधान की प्रस्तावना में पाए जाने वाले कौन सा सिद्धांत? ये जो भाईचारा का जो सिद्धांत है, इसे क्या हो रहा है? वैमनस्य और सांप्रदायिकता को ये हतोत्साहित करते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, अब यहां से है धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत क्या दर्शाता है? कई बार पूछा हुआ है। और सेकुलरिज्म जिसे हम बोलते हैं ना, सेकुलर, तो क्या दर्शाता है? इंग्लिश भी एक बार देख लो। चलो देखते हैं इसमें। और हाँ, सभी लोग आंसर भी नहीं देते हैं, बहुत कम लोग ही आंसर देते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता का जो सिद्धांत है, जिसे हम सेकुलर बोलते हैं, क्या दर्शाता है? यही तो दर्शाता है ना कि सभी धर्म जो है समान प्रतिष्ठा से पाते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी जो है समान धर्म समान प्रतिष्ठा पाते हैं। एकदम बात सही लिखा है। राज्य जो है वो भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक एवं धार्मिक जीवन को नियंत्रित कर सकता है। जी हाँ, स्टेट कर सकता है, आप भी जानते हो। अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, जी हाँ, जो माइनॉरिटी है उनका जो हक है उसकी भी सुरक्षा हम करते हैं। राज्य का अपना धर्म है, ये बात गलत है। हर राज्य का अलग अलग धर्म थोड़ी ना है, ये बात तो गलत है ना। तो तीनों बातें, ये डी को छोड़ दो, बाकी तीनों सही हैं, ए, बी एंड सी। चलो ये क्वेश्चन
128। इसमें लिखा है कि किस मौलिक अधिकार के तहत किसी नागरिक को कम मेहनताने पर काम करने या बंधुआ मजदूर के तौर पर काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में भी पूछा था। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आप जानते ही हो, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलते हैं, ठीक है, ये रहा। इसके तहत आप क्या कर सकते हो, किसी को भी जबरदस्ती आप काम नहीं करवा सकते हो, मजदूरी नहीं करवा सकते हो। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। नीचे वाले आंसर पे कभी मत जाना, क्योंकि ये आपको पता ही है क्या है, ये रिस्पॉन्स की है। चलो इसका देखते हैं। लिखा है कि सामाजिक हास्याकरण, 1000 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, हास्याकरण मार्जिनलाइजेशन, जिसे मैंने हमेशा से आपको बताया है कि इसके संदर्भ में जो घेटोआइजेशन होता है, ये एक ऐसी परिस्थिति है जहां एक क्षेत्र या समुदाय में एक विशेष समुदाय के सदस्यों की बहुत ज्यादा आबादी होती है। मतलब कि कोई एक समुदाय के ही लोग ज्यादा वहां पर हों, उसको बोलते हैं ये रहा घेटोआइजेशन। तो इसके ये किस कारण संभव होता है, ये आपको बताना है। और देखो जो हास्याकरण होता है ना, कि कई आपने देखा लोग अपनी जगह से पलायन कर जाते हैं, दूसरी जगह पे चले जाते हैं एजुकेशन मेडिकल फैसिलिटी की वजह से, और इसी के संदर्भ में बताया है कि घेटोआइजेशन वही होता है जहां पर मैं रह रही हूं, मान लो यहां पर कोई एक विशेष समुदाय हो, वो ज्यादा हो, उनकी संख्या ज्यादा हो। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी एक समुदाय के लोग ज्यादा हैं, ये आपको बताना है। विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारण, जी हाँ, कई बार जो है फाइनेंशियल कंडीशन हो, चाहे हमारा सामाजिक बैकग्राउंड कल्चर, इनकी वजह से होता है। बात एकदम सही लिखा है। बेहतर अच्छे नौकरी के अवसर और दाम्पत्य साथी के लिए, अभी मैंने आपको बताया, मान लो मैं जहां पर रह रही हूं, यहां पर ना तो एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, ना ही यहाँ पे कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो मैं क्यों रहूंगी, मैं तो वहां से छोड़ के चली जाऊंगी ना। अगर अच्छा होगा तो हम क्यों हास्याकरण करेंगे, क्यों जाएंगे। तो ये तो बात गलत हो गई, ठीक है, क्योंकि उसने उल्टा लिख दिया है। और काट स्थितियों जैसे भय या विद्वेष के कारण, जी हाँ, कई बार देखा होगा आपने, जब वो आपने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी होगी, जब वहां पे बहुत सारी चीजें होने लगी थी तो लोग अपना जगह छोड़ के जाने लगे थे। ये भी बात सही है। समुदाय के रूप में अधिक सुरक्षित महसूस करना, और ये बात देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी इसका राइट आंसर, पहले बी को छोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ACD। समुदाय के रूप में इसका मतलब क्या है वो सुनिए। मान लो कि जहां पर मैं रहूं, जैसे कि कहीं मैं चली गई हूं और वहां पर अगर मुझे ज्यादा जो है मुझे फील होगा कि मैं ज्यादा सेफ हूं, चाहे कोई भी हो, तो वो वहीं पे तो रहेगा ना। तो ये तो बात सही लिखा है, क्योंकि इसमें पूछा ही था ना कि क्यों ऐसा होता है कि कहीं पर विशेष समुदाय के सदस्यों की बहुत ज्यादा आबादी होती है। तो इसके कारण यही हो सकते हैं, A होगा, C होगा, D होगा। अगर अच्छा नौकरी मिलेगा तो हम क्यों जाएंगे, और लोग चले जाते हैं, फिर बाद में जो कुछ लोग बच जाते हैं उनकी आबादी ज्यादा हो जाती है। सेम यही है। तो राइट आंसर है ACD। चलिए, ये हमारा 130 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा कंटेंट खत्म होगा, उसके बाद हम पेडागोजी करेंगे, ठीक है। ऐसे कारणों को पहचान करो जिन्होंने आदिवासी समूहों को भारत में विभिन्न क्षेत्रों में वैकल्पिक कामों जैसे बागान मजदूरों, निर्माण कार्य के मजदूरों, औद्योगिक मजदूरों आदि की तरह काम करने के लिए उनके अपने परंपरागत आजीविकाओं के स्रोतों से विस्थापित करने में योगदान दिया है। तो बताइए, आपको रीजन बताना है, और वो रीजन किस पे होना चाहिए, दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द माइग्रेशन ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स फ्रॉम देयर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ लिवलीहुड्स टू अल्टरनेटिव जॉब्स इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, सच एज प्लांटेशन करते हैं, वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंडस्ट्रियल का काम करते हैं। इसमें से आपको रीजन बताना है, ठीक है। चलिए आप बताइए। तो देखो, सबसे पहले तो वन नीतियां होगा, ये तो बिल्कुल होगा। आर्थिक परिवर्तन के भी कारण होता है, जलवायु की स्थिति की वजह से नहीं होता है, ठीक है। जलवायु इसमें कहां से आ जाएगा, राज्य द्वारा राजनीतिक बल, क्या इसकी वजह से होगा, जी हां। तो बस हमारा सी गलत है, ABD। इसके ये कारण हैं जिसके वजह से जो आदिवासी समूह हैं भारत में, अलग अलग क्षेत्र में होते हैं, आपको पता है। तो वो क्या करते हैं, बागान मजदूर करते हैं, निर्माण कार्य के मजदूर करते हैं। वन नीतियों, जल और आर्थिक परिवर्तन और राज्य द्वारा जो राजनीतिक बल है उसकी वजह से ये अपने परंपरागत आजीविकाओं के स्रोतों में से विस्थापित करने में योगदान दिया। तो सी गलत है, बाकी तीनों सही हैं। यहां से हमारा पेडागोजी स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पेडागोजी के क्वेश्चन करते हैं अब।
इसमें लिखा है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के बारे में, अगर आपने एसएसटी की बुक देखी होगी एनसीईआरटी की, या फिर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, आप इसका तुरंत आंसर बता दोगे, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक के बारे में पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। और बहुत आसान है। तो आपको पता है कि जो पाठ्य पुस्तकें होते हैं वो निर्देशनात्मक प्रक्रिया नियोजन हेतु विभिन्न विचार प्रस्तुत करती हैं। मतलब आपने देखा होगा ना, बुक्स में अलग अलग विचारों प्रस्तुत करती हैं। बात एकदम सही लिखा है। पाठ्य पुस्तकें सूचनाओं का संतुलित एवं कालक्रमबद्ध प्रदर्शन करता है। आपने देखा होगा कि एक क्रोनोलॉजी में होता है कि कौन सी घटना कब हुई, उसके बाद से ऐसा नहीं कि पहले ही आपको 1857 की क्रांति वो पढ़ा देंगे या कोई भी चीज। तो एक संतुलित ऑर्गेनाइज होता है। बात एकदम सही लिखा है। शिक्षकों को अपने शिक्षण एवं नियोजन हेतु केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहना चाहिए। ये केवल वर्ड नेगेटिव होता है, कहीं पर भी आए वो आंसर सही नहीं होगा। ए बी सही है। तीसरा 132, समाजशास्त्र में रचनावादी दृष्टिकोण प्रमुखता देता है। द कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच इन सोशल साइंस गिव्स प्रीमीसी टू द, किसको देता है? सबसे पहले तो क्या होता है रचनावादी? कंस्ट्रक्टिविस्ट, जहां पर आप ज्ञान का निर्माण कर सकें। बहुत अच्छा वर्ड होता है। इस पे आजकल हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि बच्चा जितना ज्यादा हो सके ना ज्ञान का निर्माण खुद कर सके। खुद करने का मतलब आप उसको एक्टिविटी कराइए, कुछ ना कुछ इंगेज रखिए, बस रटवानी वाली चीजें नहीं। तो प्रीमेसी क्या है? प्रमुखता आप किसको देंगे? क्या प्रमुखता देता है इसमें से? तो वो आपको बताना है। तो वो देता है हमेशा से बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र और ज्ञान के निर्माण के तरीकों को। अभी मैंने आपको बताया ना, ज्ञान का निर्माण इज राइट वर्ड, हमेशा से। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। बाकी ये पारंपरिक शिक्षण विधियों के, कभी भी याद रखना, शिक्षक केंद्रित आपको कहीं भी मिल रहा है ना, वो आंसर कभी सही हो ही नहीं सकता। शिक्षक केंद्रित। सामाजिक विज्ञान जो है पढ़ाने के हमारा एक जनरल सा ऑब्जेक्टिव है, ये कोई सही बात नहीं है। योग्यता आधारित शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को, या फिर बाल केंद्रित, कहीं पर भी अगर आपको ऑप्शंस में बाल केंद्रित मिलता है उससे बेस्ट आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। ये मैं आपको एक टैग वर्ड भी बता रही हूं, ठीक है। 4 सही है। चलिए, अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी पर चर्चा करते हुए निम्न में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है? अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, याद रखना, इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन इकोनॉमी, यहां पर देख लीजिए। तो क्या हो सकता है वो देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो महिलाएं हैं, जो वुमेन हैं, उनकी भागीदारी पर चर्चा करते हुए इसमें से आप किसको सम्मिलित कर सकते हो कि विभिन्न उद्योगों में महिलाओं की भागीदारी। आज भी जो बड़े बड़े जो कंपनी है उसकी सीईओ आपको पता है हमेशा से मेल ही होते हैं, चाहे गूगल का देख लो, चाहे ट्विटर का देख लो, पहले भी। तो ये होना चाहिए कि अलग अलग उद्योग में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। तो ये बात एकदम सही लिखा है, तभी तो वो कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। संगठित व असंगठित क्षेत्रों में लैंगिक भागीदारी, मतलब आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि ये मेल ही रहेंगे, फीमेल नहीं। तो ये बात भी एकदम सही लिखा है। महिलाओं द्वारा घर पर किया जाने वाला कार्य, ये भी होना चाहिए, क्योंकि आज भी लोग जो घर पे महिलाएं काम करती हैं उसको लोग ऐसे ही ले लेते हैं कि अरे ये कौन सा काम है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तीनों बातें सही हैं। 4 ठीक है। चलिए, ये हमारा है 134। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है कि एक भूगोल की शिक्षिका कक्षा में बदलते भूमि उपयोग पर चर्चा करना चाहती है। इस उद्देश्य हेतु निम्न में से क्या उपयुक्त रहेगा? किसके ऊपर करना चाहती है? बदलते भूमि के उपयोग पर। तो इन तीनों में से क्या सही रहेगा कि 50 साल की अवधि में 10-10 साल के अंतराल पर लिए गए एक कस्बे की तस्वीरें दिखाना, 2010 में विभिन्न देशों में भूमि उपयोग पर दी गई सारणी को देखकर निष्कर्ष निकालना, भूमि उपयोग की विभिन्न तस्वीरें दिखाना और औद्योगिकीकरण कैसे भूमि उपयोग को प्रभावित करता है, इस पर चर्चा करना। आप बताइए आपको क्या लग रहा है इसका राइट आंसर? इंग्लिश में भी देख लीजिए एक बार। चलिए बताइए। तो आपको पता होना चाहिए, एक तो हमारा ये सही है कि 50 साल की अवधि में 10-10 साल के अंतराल पर क्या करो, एक कस्बे की तस्वीरें दिखाओ। और इसके बाद से हमारा सही है कि भूमि उपयोग की विभिन्न तस्वीरें दिखाओ और औद्योगिकीकरण कैसे भूमि उपयोग को प्रभावित करता है, ये भी। तो ए और सी सही है। औद्योगिकीकरण तो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, आप जानते ही हैं, जो इंडस्ट्री की वजह से कितना ज्यादा जो है इफेक्ट होता है। तो इसका राइट आंसर है ए एंड सी। चलो फिर से ये क्वेश्चन आ गया हाशियाकरण का।
हास्याकरण की संकल्पना को प्रस्तुत करने के लिए किस संसाधन का उपयोग किया जा सकता है? समीप के संग्रहालय का भ्रमण, एक मैप जिसमें भारत के हर एक राज्य के आदिवासियों की जनसंख्या दिखाई गई है, इंटरनेट से लिया गया एक लेख जिसका लेखक ज्ञात ना हो, आदिवासी विस्थापन पर एक वृत्त चित्र। इंग्लिश भी देख लो, इसमें से बताओ क्या चीजें सही होगा। तो अभी आपको पता ना, डॉक्यूमेंट्री काफी अच्छी होती है। आप एक डॉक्यूमेंट्री दिखाइए, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आदिवासी लोग जो है एक जगह छोड़ के दूसरे जगह पर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा है। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। 136। निम्न गतिविधियों में से किसके द्वारा विद्यार्थी संचार माध्यमों की एजेंडा बनाने में भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर पाएंगे? संचार माध्यमों के विभिन्न प्रकारों का कोलाज बनाना, जो हम कोलाज बनाते हैं ना, फोटोज वगैरह के भी बहुत बनाते हैं। अलग अलग संचार माध्यमों से विभिन्न खबरों को इकट्ठा करना तथा इनकी विषय वस्तु को विभिन्न श्रेणियों में बांटना, या फिर 3 से 4 अलग अलग अखबारों से एक खबर को इकट्ठा करो तथा इसकी विषय वस्तु, प्रसारण का पृष्ठ तथा लेख को दिया गया स्थान आदि की तुलना करो। बाद में इन अंतरों के कारणों और प्रभाव पर चर्चा करो। इससे बेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता है। टेलीविजन पर प्राइम टाइम पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों की सूची बनाओ। बिल्कुल नहीं। देखिए, बात यहां पर आलोचनात्मक सोच की हो रही है, आलोचनात्मक मूल्यांकन की बात हो रही है ना। तो यही तो सबसे बेस्ट एक्टिविटी है कि सबसे पहले इकट्ठा करो, फिर देखो इसका प्रसारण पृष्ठ, लेख को स्थान दो, उसकी तुलना करो, बाद में उसके कारण और प्रभाव पे चर्चा करो। तभी तो आप क्रिटिकल थिंक बता पाओगे ना चीजें। ये सबसे बेस्ट होता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। चलिए, एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी कानून बनने में लोगों की भूमिका को समझ पाएं। निम्न में से कौन सी गतिविधियां उसकी कक्षा में शामिल होंगी? तो कौन सी होंगी? भारत में कानून बनने के विभिन्न चरणों पर एक थीम वॉल तैयार करना, सूचना का अधिकार अधिनियम कैसे बना इसका उदाहरण लेते हुए चर्चा करना, स्वयं एक कर्तव्य ड्यूटी चार्ट बनाना और कक्षा में चिपका देना। आप बताइए। इंग्लिश भी देख लो एक बार। देखो, मैं आपको बताती हूँ। आप समझ लो कि आप एक सामाजिक विज्ञान के टीचर बन चुके हो। आप बच्चों को चाहते हो कि कानून बनने में लोगों की जो लोग हैं वो समझ पाए कानून के बारे में। तो इसमें से कौन सी गतिविधि होगी जिसको आप क्लास में शामिल करेंगे? तो कौन सी होगी? एक तो भारत में कानून बनने के अलग अलग आपको जो चरण होते हैं उसका थीम वॉल तैयार कर दो ताकि बच्चों को समझ में आ जाए अच्छे से। उसके बाद से क्या करो, जो भी हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम है वो कैसे बना इसका उदाहरण लेकर चर्चा करो। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही हैं। एक कर्तव्य ड्यूटी चार्ट बनाओ और बस चिपका देने से क्या हो जाएगा? खत्म। तो पहला हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए, आप स्थानांतरित कृषि, जो आपको पता ही है, इसके बारे में हम लोग काफी डिटेल में पढ़े हैं, के बारे में चर्चा कर रहे हैं और आपको यह दर्शाना है कि कहां पर झूमिंग एवं मिल्पा की जाती है। आप विद्यार्थियों से विश्व मानचित्र पर किन देशों को अंकित करने के लिए कहेंगे? यह रटने वाला क्वेश्चन है, बस इतना याद रखो। मैं आपको बता देती हूँ। यहां से देखिए, हम जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं ना, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में भेजा हुआ है नोट्स। ये पूछ रहा है कि ये मैप पे बताओ ना कि कौन सी कंट्री है, रटने वाला है। तो इंडिया एंड मैक्सिको राइट आंसर है। भारत और मैक्सिको, ये हम बताएंगे बच्चों को कि देखो विश्व मानचित्र पर ये जो है इन देशों को अंकित कर देंगे, भारत और मैक्सिको को, और बताएंगे कि यहां पर झूमिंग और मिल्पा की जाती है। तो रट लो ये ऑप्शन नंबर 1। चलिए ये देख लेते हैं। आदिवासियों को देखो, वे कितने मनोहर दिखते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे सारे समय बस नाचते रहते हैं। एक शिक्षक के रूप में अगर पाठ्य पुस्तक में ऐसे कथन दिए गए हैं तो आप उसे किस संकल्पना से जोड़कर देखेंगे, किस कॉन्टेक्स्ट से जोड़ेंगे? क्योंकि ऐसा लिखा है ना, तो ये क्या है? ये तो बहुत स्टीरियोटाइप सी सोच है। अगर मैं किसी को एक बार पॉइंट आउट करके बोलूं कि ये लोग तो बस नाचते ही रहते हैं, मैं एक शिक्षक हूं और मेरे टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया गया है, तो आप उसे किस संकल्पना से, स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी सोच से जोड़ेंगे? पूर्वाग्रह, भेदभाव, लेबल लगाना नहीं है, ये एक स्टीरियोटाइप है। पहला सही है। चलो, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लिखा है कि निम्न प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में आलोचनात्मक, अभी किया ना, क्रिटिकल थिंकिंग जो है को बढ़ावा देगा? ऐसे कौन से प्रश्न हैं? तो चलो देखते हैं। किन तरीकों से साम्राज्यवाद ने विजित राष्ट्रों को प्रभावित किया? तरीके ही पूछ रहा है, तो यहां से तो हो सकता है। ठीक है। बाल विवाह की हानियां क्या है?
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप पूछोगे कि आखिर में जो बाल विवाह होते हैं इसकी क्या क्या हानियां हो सकती हैं, 1000 क्वेश्चन निकल सकते हैं इससे। बात एकदम सही है। संविधान का कौन सा भाग स्वतंत्रता से संबंधित है? रटने वाली चीजें हैं, कभी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को ये बढ़ा नहीं सकता है। सी गलत। कौन से कारक है जिन्होंने लोगों को एकजुट होने और राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने में सहायता की? ये भी बात सही है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे कारक बताएगा। तो ए बी डी कहां पर है? दूसरा। तो 140 का ऑप्शन नंबर 2 विल बी राइट। तो ये थी आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।